Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Ionization Energy. आज मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में उसकी डिफाइन, उसके फैक्टर्स एंड उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ। इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझाने वाली हूँ। अगर आपने इसकी इस डिफाइन के एक एक वर्ड को ढंग से समझ लिया, आई बेट यू कि आप इसके हर टाइप के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको इस तरीके से किसी ने भी आयनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन नहीं समझाई होगी। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। तो आइए हम देखते हैं क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट यू हैव टू रीड इट्स डिफाइन। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। कहां से? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ वन मोल, यानी कि हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कितने एटम्स में से निकालना है? 1 मोल एटम्स में से निकालना है। और वो एटम्स कैसे होने चाहिए? आइसोलेटेड, एक एटम का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई कॉन्टेक्ट ना हो। और कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल, यानी कि उन पे पहले से कोई चार्ज ना हो। और कैसे होने चाहिए? गैसियस होने चाहिए, यानी कि वो ना तो सॉलिड स्टेट में हो, ना लिक्विड स्टेट में, बल्कि कौन सी स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो एटम्स। और कौन सी स्टेट में हो? इलेक्ट्रोनिकली ग्राउंड स्टेट में हो। जब एक मोल एटम्स आपके पास इस स्टेट में है, अब आप उसके, और वो किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं, उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम यहाँ इसके एक एक वर्ड के मीनिंग को समझने वाले हैं। एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में से निकालेंगे। और कितने एटम लेंगे हम? 1 मोल। आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट डज इट मीन बाय गैसियस। आपने ये सोडियम लिया, सॉलिड, कितना? 1 मोल। आपने 1 मोल सॉलिड क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। आपने इसको डेल्टा 1 एनर्जी दी, डेल्टा 1। तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। नेक्स्ट, अब आपने इसको डेल्टा 2 एनर्जी दी, तो अब ये कौन सी स्टेट में आने वाला है? गैस में, गैसियस स्टेट में आ गया। अब आपने इसको डेल्टा 3 एनर्जी दी, तो अब इसमें से क्या होगा कि सारे एटम्स प्लस आयन में बन जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन सब में से बाहर निकल जाएगा। यहां अगर आप 1 मोल लेके चले हो तो आपके पास आयन्स भी कितने आने वाले हैं? 1 मोल। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आने वाले हैं? 1 मोल। हियर माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? वेदर इट इज इक्वल टू डेल्टा 1 और इट इज इक्वल टू डेल्टा 2 और इट इज इक्वल टू डेल्टा 3 और इट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, या तीनों का सम? आप सब कहेंगे तीनों का सम, कि तीनों को जोड़ के जो एनर्जी दी गई है। माई आंसर इज ओनली डेल्टा 3। वाई? क्योंकि डेल्टा 1 क्या है यहाँ इसका? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। डेल्टा 2 क्या है इसका? बॉइलिंग पॉइंट, टू बॉइल इट, यानी कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में लाने के लिए। और ये दोनों वैल्यू सोडियम के लिए तो बहुत थोड़ी सी होगी, बिकॉज सोडियम में जो बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग, इट इज वेरी वीक। लेकिन यहीं पे अगर मैंने 1 मोल आयन रख दिया होता तो क्या होता? इसकी वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होती, इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती। तो फिर इसकी वैल्यू तो कोई मायने नहीं रखती उसके आगे। तो क्या हम यहाँ पे इसकी स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉइल? नो, हम किसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हम केवल उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखो कि यहाँ पे आपने 1 मोल सोडियम की जगह आपने लिया होता 1 मोल क्लोरीन।
तो क्या होता, क्लोरीन एटम के लिए तो आपको पहले डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 2 में टूट जाएगा, यानी कि आप 1m लेके चले हो तो आपको 2m क्लोरीन एटम मिलने वाले हैं, 2 मोल्स। अब आपने क्या किया, इसको, ये डी एनर्जी थी, ये डेल्टा एनर्जी थी, तो आपने इसको बना दिया Cl++ इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि आपने इसमें से क्या किया, 1 मोल ले लिए, 1 मोल आपने छोड़ दिए, 1 मोल ले लिए। तो 1 मोल क्लोरीन को बनाने के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए, 1/2 मोल क्लोरीन चाहिए, तो उसको आप D/2 डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, क्योंकि 1 मोल के लिए अगर एनर्जी है तो डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ मोल के लिए तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी आप उसको दोगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे अगेन फिर से वही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा, और इट इज इक्वल टू D/2, और इट इज इक्वल टू D/2 प्लस डेल्टा। इट इज ओनली डेल्टा। वाई? क्योंकि ये जो डिसोसिएशन एनर्जी है, क्लोरीन के केस में कुछ और है, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लेती तो इसकी वैल्यू कुछ और होती, ऑक्सीजन ले लेती तो वहां तो मुझे 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते, इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती, और नाइट्रोजन लेती तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, इसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ 1 मोल गैसियस एटम्स। कैसे होने चाहिए, गैसियस। तो गैसियस तक बनाने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, गैसियस तक बनाने में, यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 देनी पड़ी, यहाँ D2 देनी पड़ी, इससे हमें कुछ नहीं लेना होता जब एटम्स गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लाना होता है सारे एटम्स को। जैसे आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल में 112 एलिमेंट्स हैं, तो उन सबके एटम्स को सबको किस में लाना होता है, पहले गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट तक लाने के लिए किसी को तो आपको सॉलिड से पहले लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाना पड़ता है, कोई पहले से ही लिक्विड है तो क्या होगा, लिक्विड से खाली गैस बनाना पड़ता है, कोई पहले से ही गैस है लेकिन वो क्या है, 2-2 एटम जुड़े हुए हैं तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है, और कोई पहले से ही अकेला है, जैसे इनर्ट गैस, ये तो गैस भी है और आइसोलेटेड भी है, यानी कि इसका कोई इसका एसोसिएशन तो है ही नहीं किसी से। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको वर्क करना पड़ रहा है, वी विल नॉट कंसिडर, वी विल नॉट कंसिडर, वी विल नॉट कंसिडर दिस। लेकिन जब सारे एटम्स एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, अब हमने जो एनर्जी दी डेल्टा, जिससे वो प्लस बना, प्लस इलेक्ट्रॉन बना, तो हम इन वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं, इनका कंपेयर करते हैं कि भैया किसके लिए कम है, किसके लिए ज्यादा है, तो वो एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आई होप अब आप गैसियस का मीनिंग यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट, गैसियस के बाद आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड से क्या मतलब है हमारा यहाँ पे, कि आपने क्लोरीन गैस ली थी, ये पहले से ही गैसियस स्टेट में थी, और आपने इसको D/2 एनर्जी दी, क्योंकि आपने आधा मोल लिया, तो आपके पास क्या बन गए, 1 मोल क्लोरीन बन गए। तो पहले ये एसोसिएटेड थी, आइसोलेटेड नहीं थी। अब इसको आइसोलेटेड करने के लिए जो एनर्जी दी गई, डिसोसिएशन एनर्जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपके पास जैसे ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन है वो भी गैसियस स्टेट में है, फ्लोरीन भी, हाइड्रोजन भी, ऑल आर इन गैसियस स्टेट, तो इनको पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, यानी कि सारे के सारे क्या हो, आइसोलेटेड, एक का कांटेक्ट दूसरे से, दूसरे का तीसरे से ना हो। जैसे अगर आप ओजोन ले लेते तो वहां पे तो ओ के 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप इसको सबको पहले किस पे ले आओ, इसको N, इसको F, इसको H वाली स्टेट पे ले आओ, और यहां तक जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी E, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। जब ये सब आइसोलेटेड स्टेट में आ गए, अब मुझे जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसको प्लस आयन बनाने में और इलेक्ट्रॉन निकालने में, ऑक्सीजन प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालने में, नाइट्रोजन प्लस और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो मैं इस एनर्जी का कंपेयर करती हूँ, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये था किसका मीनिंग, आइसोलेटेड का।
नेक्स्ट मैंने बोला न्यूट्रल। सारे एटम्स क्या होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल इन द सेंस कि जैसे आपने अब ये सोडियम का एटम ले लिया 1s2 2s2 2p1, ये इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। आइसोलेटेड भी है, न्यूट्रल भी है। कैसे न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ना इसने पहले से इलेक्ट्रॉन दिया है, ना इसने पहले से इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऐसा एटम जिसने ना तो लिया हो ना दिया हो, यानी कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं हो। अब हम इसमें से जब इसके पास 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको डेल्टा एनर्जी सप्लाई की और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यहां तक बनाने के लिए चाहे आप इसको सॉलिड से लाए हो, चाहे लिक्विड से लाए हो, चाहे गैस से लाए हो, और चाहे इसको 2 बॉन्ड ब्रेक करके लाए हो, चाहे एक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये था क्या न्यूट्रल का मीनिंग, न्यूट्रल। नेक्स्ट मैंने एक वर्ड इसमें काम में लिया है, कौन सा? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। व्हाट डू यू मीन बाय आउटर मोस्ट शेल? कि ये देखो, ये एक न्यूट्रल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन इस शेल में है। तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर रहे हो। सपोज एक है तो शेल ही खत्म हो जाएगा, और अगर 2 है तो क्या होगा? शेल बचा रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन भी बचा रहेगा। 3 है तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे और शेल भी बचा रहेगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट शेल से आपने निकालना है। अगर आप उसको यहां से निकाल रहे हो, इनर शेल से, तो हम इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। या आपने क्या किया इसका एक और, कि इसको पहले आपने एक्साइट कर दिया, यानी कि इसको आउटर मोस्ट की जगह यहां पे ले आए इस 1 इलेक्ट्रॉन को, और अब आप इसको बाहर निकाल रहे हो। तो इतनी एनर्जी तो आप पहले ही दे चुके ना। सपोज यहां से यहां ग्राउंड स्टेट से एस्केप करने में यू नीड 100 कैलोरी एनर्जी, लेकिन यहां से यहां आपने इसको 10 एनर्जी पहले दे दी 10 कैलोरी के बराबर, और इसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले आए। कौन सी स्टेट में? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इसका जस्ट नेक्स्ट वाले में ले आए। तो यहां से अब आप जब इसको ये बनाओगे कि 1-2 इलेक्ट्रॉन तो बचे रहे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो ये एनर्जी कहलाती है आइसोलेशन या सेपरेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? सेपरेशन एनर्जी। और कौन सी एनर्जी कहलाती है? ध्यान देना, फर्स्ट सेपरेशन। और यहां से यहां तक क्या कहलाती है? फर्स्ट एक्साइटेशन। मैं इसको और थोड़ा सा आपको क्लियरली मतलब ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये क्या था? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, उसको बहुत दूर तक ले जाने के लिए कि वो वापस ही ना आ पाए, यू नीड एनर्जी सो, एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आपने क्या किया? इसको पहले एक्साइटेड स्टेट में, यहां से यहां तक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको पहले से ही भेज दिया, और आपने 10 के बराबर एनर्जी दे दी। तो अब यहां से यहां तक इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए यू नीड एनर्जी ओनली 90, क्योंकि 10 तो आप पहले सप्लाई कर चुके। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक और एक्साइटेड स्टेट उसके भी नेक्स्ट पे ले जाऊं, तो दिस इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। तो यहां से यहां तक आपने क्या किया? इसको 20 के बराबर एनर्जी सपोज पहले दे दी, तो नाउ यू हैव टू सप्लाई ओनली 80 इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड सेपरेशन एनर्जी। सेकंड सेपरेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेम वे में अगर आप इसको 3rd तक लेके आए हो, तो आप 30 के बराबर एनर्जी पहले ही सप्लाई कर चुके हैं, ये और ज्यादा लूजली बॉन्डेड है, तो इसको एक्साइट बिल्कुल एस्केप करने के लिए नाउ यू हैव टू पे 3rd सेपरेशन एनर्जी एंड विच विल बी इक्वल टू 70।
तो आप यहाँ एक चीज और नोटिस करो, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाली है कि एक्साइटेशन एनर्जी प्लस सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी प्लस सेपरेशन एनर्जी। ओके, तो अगर फर्स्ट एक्साइटेशन है तो फर्स्ट सेपरेशन, सेकंड सेपरेशन एक्साइटेशन है तो सेकंड सेपरेशन, क्योंकि एक्साइटेशन एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी सेपरेशन एनर्जी की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे आप उसको ग्राउंड से लेके जाओ चाहे वहां से लेके जाओ, तो दोनों को मिला के वो एनर्जी होगी। तो यहाँ हमने क्यों लिखा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, कि वो पहले से ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वही होना चाहिए जहां अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन उसको आना है, आउटर मोस्ट शेल में आना है, उसी में होना चाहिए, उसके नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आउटर मोस्ट शेल एंड ग्राउंड स्टेट, कि वो ग्राउंड स्टेट में है तब उस एनर्जी का नाम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, 1 मोल। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने 1 मोल एटम क्यों लिए, हमने एक एटम क्यों नहीं लिया। जल्दी से जब भी हम डिफाइन बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स वी डू दिस मिस्टेक, समटाइम हम टीचिंग के लिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन एटम नेवर। क्यों, क्योंकि आप सोच के देखो कि मैंने ये एक सोडियम पीस लिया, सोडियम मेटल का, या मैंने आयन का लिया, इज इट पॉसिबल कि मैं इसमें से केवल और केवल एक एटम निकालूं, ये एक एटम निकाल लिया, क्योंकि सॉलिड में था तो ये सॉलिड स्टेट में होगा। अब मैं इसको एनर्जी दे रही हूं कितनी, मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं लिक्विड में ले आई। अब मैं एनर्जी दे रही हूं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बॉइलिंग पॉइंट में ले आई। और अब मैंने इसको दी एनर्जी कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसने क्या किया, प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं इस एनर्जी को नाप भी लूं, एक एटम लूं, उसमें थर्मामीटर भी लगाऊं कि यस इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे ये बॉईल हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेवर। तो इसके लिए मुझे कुछ क्वांटिटी लेनी पड़ती है, तो मैं कितनी क्वांटिटी लेके चलती हूँ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेती हूँ, कितनी, 1 मोल। तो मैंने लिया 1 मोल एटम्स। तो जब मैंने ये 1 मोल एटम्स ले लिए तो अब पॉसिबल है कि 1 मोल मैंने तोल के ले लिया, उसको मैंने हीट किया तो वो पहले मेल्ट होगा, मैं उसको नहीं काउंट करूंगी, फिर वो बॉईल होगा, मैं नहीं काउंट करूंगी, फिर उसकी डिसोसिएशन एनर्जी, क्या पता कोई एटम्स एसोसिएटेड भी हो, वो होंगे, मतलब डिसोसिएट होंगे, मैं उसको भी काउंट नहीं करूंगी। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मैं उस एनर्जी को काउंट करूंगी, और उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि मैंने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो इसीलिए हम इस एनर्जी का नाम देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। अब इसमें से अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो एनर्जी नीड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन। फिर जो होती है नेक्स्ट में निकालूंगी तो थर्ड आयनाइजेशन। तो ये कैसे कैसे इंक्रीज होती है, कैसे चेंज होती है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, तो मैं क्या करने वाली हूँ, आपको इसके फैक्टर्स बताने वाली हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। ध्यान दो कि ये एक एटम इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, कौन से इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा है, इस पे। तो जब इसके ऊपर होल्ड सबसे ज्यादा है तो इसको अगर मैं निकालूंगी तो आई हैव टू पे मोर एनर्जी। तो इसीलिए आई कैन से आयनाइजेशन इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इज लेस नाउ। तो इसलिए साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। व्हाट डू मीन बाय चार्ज? क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एटम न्यूट्रल होता है, 11 प्रोटॉन
11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने एनर्जी दी फर्स्ट और ये बन गया पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपने एनर्जी दी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको बना दिया +2। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब 11 प्रोटॉन्स तो एज इट इज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो पहले 11 प्रोटॉन्स वर अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 11 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनका अट्रैक्शन क्या हो गया? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कई बार तो एक शेल ही खत्म हो जाता है पहला इलेक्ट्रॉन निकलते ही, तो यू हैव टू अप्रोच इनर शेल। कई बार ऐसा भी होता है कि ये शेल्स अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइज कम हो जाता है। 11 प्रोटॉन्स जो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो जब वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो वो साइज छोटा हो जाता है, उसमें से निकालना और मुश्किल होता है। थर्ड फैक्टर कि पहले न्यूट्रल में से निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो इसको पीछे अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप इसको प्लस में से निकाल रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएगा तो ये प्लस चार्ज इसको वापस बैक साइड पे अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेट होगा क्या कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ, ये कौन सा चार्ज लिखा है मैंने लिखा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। नेक्स्ट फैक्टर, यही ध्यान दो, अगर मैं इसमें से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं थर्ड, तो ऑलवेज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली, क्योंकि पहला न्यूट्रल में से निकल रहा है, ये +1 में से निकल रहा है, ये +2 में से निकल रहा है, तो हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन second then first. Next factor is penetration effect. What do you mean by penetration effect? Suppose कि बाकी सारे factors constant हैं, एक ऐसा एटम है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S में है, दूसरा ऐसा एटम है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? P में। तीसरा ऐसा केस है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में है, तो डी तो उससे और भी आउट बाहर होगा। नेक्स्ट एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफ में है, एफ ऑर्बिटल में है, सेम शेल के, ये 4s है, ये 4p है, दिस वन 4p, दिस वन 4d, दिस वन 4f। तो आप ध्यान दो, 4s इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ये 4p इलेक्ट्रॉन, 4d, 4f। बताओ विच वन इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस? 4p, 4d, 4f। 4f को निकालना क्या होगा? आसान। 4s को निकालना क्या होगा? मुश्किल। तो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि यहाँ s ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेटेड है, इसलिए इसमें से निकालना, इस ऑर्बिटल में से, इस सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट। तो मैंने लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी फॉर s ऑर्बिटल या s सबशेल इज ग्रेटर देन p सबशेल इज ग्रेटर देन d सबशेल देन ग्रेटर देन f सबशेल। Ionization energy of half-filled and full-filled configuration is more than other configurations. This is the last factor. इसमें एक फैक्टर और भी होता है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं वैसे, कि आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि आपने लिया ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है? 7n, तो 2p3। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और ये ऑक्सीजन है 2p4, तो अकॉर्डिंग टू दिस साइज नाइट्रोजन का बड़ा है, ऑक्सीजन का छोटा है, तो इसका क्या होना चाहिए? ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या है? ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या है? कम। दूसरा, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ 8 प्रोटॉन है, हर तरह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। वाई? Because nitrogen has configuration 2p3 which is half filled. Half filled में से इलेक्ट्रॉन निकालना is very difficult. तो इसलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सेम वे में अगर आप बेरिलियम और बोरोन को कंसीडर करते हो, तो दिस इज बेरिलियम 2s2, दिस इज बोरोन 2s2 2p1, बोरोन बेरिलियम। तो बेरिलियम का साइज बड़ा है, बोरोन का साइज छोटा है, इसके पास 4 प्रोटॉन है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, तो होना तो क्या चाहिए था कि इसका
ज्यादा कम होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, पर होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि 2s2 मीन्स फुलफिल्ड सब शेल और 2p1 मीन्स नॉट फुलफिल्ड। तो इसीलिए जब जब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेट आएगी, चाहे आप नियॉन की बात कर लो, नियॉन में 2p6 होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो हम क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन अदर कॉन्फ़िगरेशंस। एक इसमें लास्ट फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कि ये कार्बन का अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp2 है, ये कार्बन का sp है, तो हम क्या देखते हैं कि sp ऑर्बिटल छोटा है। सपोज ये एसिटाइलिन है, ओके, ये इथाइलिन है एंड दिस वन इज इथेन। इसके 2 हाइड्रोजन है, इसका 1 हाइड्रोजन है, इसके पास यही हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। तो क्योंकि ये sp3 है, इसमें p के 75 है और s के कितने करेक्टर है 25, तो ये थोड़ा सा दूर होगा, लंबा होगा, पतला होगा, जबकि ये थोड़ा सा छोटा होगा और गोल होगा। और sp वाले में तो क्या है 50% करेक्टर है, तो ये और छोटा होगा, ये न्यूक्लियस के और ज्यादा पास होगा, इस कार्बन के ज्यादा पास होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप ये कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी फॉर sp3 हाइब्रिड कार्बन is greater than sp hybrid carbon is greater than sp2 hybrid carbon is greater than ionization energy is greater than sp3, यानी कि sp3 की सबसे कम होगी और sp की क्या होगी सबसे ज्यादा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। Periodicity of ionization energy in periodic table। पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, मैंने एग्जांपल लिया है फर्स्ट ए ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 और रुबिडियम का 37 और इसका 55। तो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस दे आर इंक्रीजिंग, सो इट मीन्स जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होने वाला है। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स, जो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या होता है 2s1, 1s2 2s1, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स आर 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स आर 3। इसमें कितने होते हैं 4s1 से 4, 5s1 से कितने होते हैं 5 और 6s1 से कितने होते हैं 6। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल एक से इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होते जाने से क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है इट इज गेटिंग इंक्रीज, ये इंक्रीज होती जा रही है। तो अब न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है तो हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ओके, किसी भी ग्रुप पे। ये मैंने फर्स्ट का एग्जांपल लिया, आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, आप आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, सब में यही ट्रेंड होता है। ये जनरल ट्रेंड है, आई एम सेइंग दिस इज द जनरल ट्रेंड। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल फैक्टर्स क्या होता है, ये चेंज भी हो जाता है, पर जनरली दिस इज ऑब्जर्व। लेकिन अगर हम पीरियड में बात करें तो ये क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मैंने सेकंड पीरियड लिखा है। इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लेफ्ट टू राइट आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग बाय 1 ओनली, जबकि यहाँ कितने से इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ 8 से, यहाँ 8 से, फिर 18 से, फिर 18 से, फिर 32 से, इस तरीके से, जबकि यहाँ ओनली बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन क्या है एक और फैक्टर, नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट। इसमें 2 शेल्स है, 2 शेल्स, 2 2 2 ओनली 2, यानी कि यहाँ 2s1 है तो 2s2, 2p1, 2p2, यानी कि 2 में ही इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता जा रहा है, उन शेल्स पे बढ़ता जा रहा है। शेल्स आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड इनसाइड, वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होके कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं इस तरीके से। तो अब जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल उतने ही है बल्कि वो छोटे होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक क्या होता है,
साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और हमने एक फैक्टर भी पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और साइज कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ बताओ फ्लोरीन टू नियॉन, फ्लोरीन टू नियॉन एक ही प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है 9 to 10, शेल्स कांस्टेंट है 2, लेकिन यहाँ पे फुलफिल्ड क्या आ गया, कॉन्फ़िगरेशन आने से शेल्स जो है वो अपनी फुल एक्सपैंडेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और इसका साइज लिथियम से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका है, इसका, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे कम होगी, इसकी नहीं, बिकॉज क्योंकि एक ही फैक्टर थोड़ी है साइज, दूसरा फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला भी था, तो बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसके बाद उससे कम, और इसकी क्या होती है, सबसे कम। तो ये था इसका पीरियोडिक ट्रेंड of ionization energy. Now I will discuss exceptional examples of exceptional trend of ionization energy. उसके exception हम देखेंगे। exceptional trends में हम क्या देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनका साइज अभी हमने डिस्कस किया था, इसका अगर इतना है तो इसका उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इनसाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण 9 तक, लेकिन 10 पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण साइज जो है एकदम से इंक्रीज होता है, और इसका जो साइज है वो लिथियम से भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप ये देखो कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इस साइज के ऊपर अगर 5 है तो छोटा हो गया और प्रोटॉन भी इंक्रीज हो गए, तो ये मैं एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लिख रही हूं, इसकी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट की 15, 20, 25, 30, 35 एंड 55। ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला रीजन दिया कि बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर यही ट्रेंड सही होता तो फिर बेरिलियम 10 होना चाहिए था, बोरोन कितना होना चाहिए था, 15, यानी कि बेरिलियम शुड बी ग्रेटर देन बोरोन, बोरोन शुड बी ग्रेटर देन बेरिलियम। साइज इसका बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 2s2 और इसका होता है 2p1। तो बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन इसमें हमको वी हैव टू पे एक्स्ट्रा एनर्जी। जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी पे करते हैं तो हमें 10 की जगह कितनी पे करनी पड़ती है, 18। अब आप देखो 18 to 15, ये तो अपने नॉर्मल ट्रेंड पे 2p1 पे है, तो यहां से यहां क्या हुई, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, और यहां से यहां फिर क्या हो गई, डिक्रीज। तो ऐसा लगता है कि साइज भी डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये क्या रीजन है, यहाँ पे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका 2s2 सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। अच्छा, फिर इसका 15, इसका 20, इसका 25, इसका 30। तो होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। जैसे ये नहीं होता ऐसे ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 2p3 एंड दिस इज 2p4। 2p4 होने से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर, लेकिन 2p3 हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो हमें 25 की जगह कितनी एनर्जी पे करनी पड़ती है, सपोज 33, तो 33 इज ग्रेटर देन 30। तो इसलिए नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किससे, ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो आप ये देखते हो कि फ्रॉम गोइंग नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन साइज इज डिक्रीजिंग एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। एक्चुअली वो डिक्रीज नहीं हो रही है, इसकी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो गई है, वो तो अपने नॉर्मल ट्रेंड पे है। तो जिस तरीके से हमने इस सेकेंड पीरियड की बात की, सेम वे में थर्ड पीरियड में होता है। ये मैंने थर्ड पीरियड लिखा है। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें 11 प्रोटीन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है सब में क्या होते हैं, 3। सेकेंड पीरियड में 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स का नंबर कांस्टेंट है, तो वो क्या होता है, इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और छोटा होता जाता है साइज।
तो साइज डिक्रीज होने से, तो ये मैंने आर्बिट्रेरी वैल्यूज लिखी है कि सोडियम की होनी चाहिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इसका अट्रैक्शन क्या है, कम, इसका अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3s2। 3s2 होने से फुलफिल्ड सबसेट, फुलफिल्ड सबसेट होने से आपको यू हैव टू पे एक्स्ट्रा एनर्जी। तो आपने सपोज 18 की, तो 18 to 15 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपको तो है कि इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बजाय इस तरीके से साइन हो, इसका साइन कैसे होता है, इस तरीके से, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम साइज भी डिक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली इसकी नॉर्मल है, केवल इसी की एक्सेप्शनली हाई हो गई है बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सेम वे में फास्फोरस की क्या होनी चाहिए थी, लेस देन किससे, सल्फर से, लेकिन फास्फोरस में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3p3, और सल्फर में क्या होता है, 3p4। तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ती है। सपोज 33, तो 33 और 30, तो इसका क्या है, ज्यादा, और इसका क्या है, कम। तो लेफ्ट टू राइट साइज भी डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। और यहां से यहां 7th to 0 ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी मोल्ड कर सकता है कि सेकंड ए टू थर्ड ए, जब आप सेकंड ए से थर्ड ए पे मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। वाई? यहाँ पे फुलफिल्ड है। फिर आपको वो पूछता है 5th ए टू 6th ए, जब आप मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। वाई? क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है और यहाँ पे अदर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आपसे वो क्वेश्चन रेज करता है 7th ए टू 0 ग्रुप पे एनर्जी इंक्रीज ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनली हाई एनर्जी है बिकॉज ऑफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये थे कुछ एक्सेप्शन किसके, आयनाइजेशन एनर्जी।